विद्यार्थियों, हमने उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण अथवा तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत तटस्थ वक्र का अर्थ, उसकी मान्यताएं, तटस्थ मानचित्र, तटस्थ वक्र की विशेषताएं, कीमत रेखा और तटस्थ वक्रों के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया जाता है, परंतु तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों से उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्णतः स्पष्टीकरण किया जा सकता है। उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं के मूल्यों को अभी तक हमने स्थिर माना था, पर वास्तव में उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता नहीं रहती है। कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होते रहते हैं। इन परिवर्तनों से उपभोक्ता की मांग भी प्रभावित होती है। तो उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है वो तीन तरह का पड़ता है। एक होता है कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आज हम कीमत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। कीमत प्रभाव जैसा कि है कि वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन जो होते हैं या वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन होते हैं उसका भी उपभोक्ता की मांग तथा उसके संतुलन बिंदु पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अगर उसकी आय मौद्रिक आय 1,000 रुपये थी तो 1,000 रुपये ही रहेगी, परंतु वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए, यानी वस्तुएं एक्स और वाई दो वस्तुएं हम लेते हैं, तो अगर उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, किसी एक वस्तु की कीमत में या दोनों वस्तुओं की कीमतों में, तो कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को हम कीमत प्रभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कीमत प्रभाव हम उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता की मौद्रिक आमदनी स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि पूर्व में हमने आपको कीमत रेखा में उदाहरण में बताया था कि अगर किसी उपभोक्ता के पास खर्च के योग्य राशि 20 रुपये है और एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपये है। अब हम मान लेते हैं कि अगर वाई वस्तु की कीमत घट करके 5 से 4 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब वाई वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तब उपभोक्ता सारा रुपया अगर वाई पर खर्च करता था 20 रुपये, तो ऐसी स्थिति में वो 4 इकाई वाई खरीद पाता था। अब चूंकि वाई की कीमत 4 रुपये हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो पूरे 20 रुपये वाई पर खर्च करे तो 5 इकाई वाई को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से जो संतुलन बिंदु होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा होती है वो मूल्य उपभोग वक्र या कीमत उपभोग वक्र, जिसे PCC कहा जाता है, प्राइस कंजप्शन कर्व। वो जो है संतुलन बिंदुओं को जो उपभोक्ता प्राप्त करता है उनको बतलाती है। तो उसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कीमत प्रभाव को। ये जो रेखा चित्र आपके सामने है, इससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा वस्तु वाई की कीमत स्थिर रहती है। यहाँ हमने ये माना है कि उपभोक्ता की जो आय है वो तो स्थिर रहेगी और वाई वस्तु की कीमत भी स्थिर रहेगी, इसलिए हमने वाई पर बिंदु जो है वो ए ही लिया है। चाहे कीमत रेखा या बजट रेखा AB1 हो, AB2 हो या AB3 हो, कोई भी हो, लेकिन वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हर बार कीमत रेखा वाई की तरफ ए बिंदु पर ही रहेगी और उसकी मौद्रिक आय भी हमने स्थिर मान ली है। और यहाँ हमने ये माना है कि एक्स वस्तु की कीमत घटती है। जो प्रारंभिक कीमत रेखा या बजट रेखा है वो है AB1। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा AB1 जो है प्रारंभिक कीमत रेखा या बजट रेखा है। ये तटस्थ वक्र IC फर्स्ट कि आर बिंदु पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदता है, क्योंकि आर बिंदु पर ही जो IC1 है, तटस्थ वक्र पहला है, वो इस AB1 रेखा को स्पर्श करता है और यही उपभोक्ता का संतुलन है। तो इस संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता एक्स की OQ1 मात्रा खरीदता है।
जब x वस्तु की कीमत घटती है तो नई कीमत रेखा AB2 हो जाती है। अब इस नई कीमत रेखा AB2 पर उपभोक्ता IC2 तटस्थता वक्र पर आ जाता है और IC2 तटस्थता वक्र इस IB2 रेखा को S बिंदु पर स्पर्श करता है। इसलिए अब उपभोक्ता X वस्तु की OQ2 मात्रा खरीदता है और जब X वस्तु की कीमत और घट जाती है तो उपभोक्ता AB3, यहाँ लास्ट में B3 प्रिंट नहीं है ना, आप इसको AB3 रेखा माने, तो AB3 जो रेखा है या कीमत रेखा है वह IC3 यानी तटस्थता वक्र 3 के T बिंदु पर स्पर्श करती है और नया संतुलन T बिंदु होता है। तो X की OQ3 मात्रा यहाँ पर उपभोक्ता खरीदता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की जब आय स्थिर रहने के बावजूद भी उपभोक्ता X वस्तु की कीमत गिरने के कारण X की अधिक इकाइयाँ खरीद करके ऊंचे तटस्थता वक्र पर अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत अगर X वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वो कम इकाई खरीदने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी और नीचे वाले संतुष्टि जो है बिंदु पर वो आ जाएगा। मान लीजिए अगर वो पहले T बिंदु पर था तो S पर आ जाएगा, S पर था तो R पर आ जाएगा। अगर कीमत बढ़ती है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो वस्तु X की कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता के नए संतुलन बिंदुओं IC1, IC2 और IC3 पर क्रमशः R, S और T 3 बिंदु हैं। अगर इन तीनों बिंदुओं को हम जोड़ने वाली एक रेखा खींचें तो इसे हम कीमत उपभोग वक्र PCC प्राइस कंजप्शन कर्व कहते हैं, या ये प्राइस कंजप्शन कर्व कहलाती है। अब ये जो प्राइस कंजप्शन कर्व है या PCC है, इसका ढाल जो है वस्तुओं की श्रेणियों पर निर्भर करता है ना। उपभोग जो कीमत उपभोग वक्र है या जो PCC है, इसकी आकृति कई प्रकार की हो सकती है और इसके ढलान को देखकर वस्तु की श्रेणी का हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। 4 स्थितियों में तो कीमत उपभोग वक्र को देखकर वस्तु की श्रेणी के संबंध में निश्चित रूप से उत्तर दिया जा सकता है ना। उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि PCC वक्र की आकृतियां अगर इस प्रकार की होगी तो वस्तु किस प्रकार की होगी। जब कीमत उपभोग वक्र या PCC का ढाल आगे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल वाला होता है, तो X वस्तु श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु कहलाती है। जब कीमत उपभोग वक्र एक क्षैतिज रेखा के रूप में होता है तो भी X वस्तु तो श्रेष्ठ होती है ना। तो X वस्तु तो श्रेष्ठ ही होगी अगर क्षैतिज होगा तब भी। जब कीमत उपभोग वक्र लंबवत होता है, जैसा कि यहाँ PCC3 है, तो X वस्तु निकृष्ट या घटिया वस्तु कहलाएगी। और जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल पीछे की ओर होता है, जैसा कि यहाँ PCC4 में है, तो भी X वस्तु न केवल निकृष्ट या घटिया वस्तु होगी बल्कि अत्यधिक असाधारण प्रकार की घटिया वस्तु होगी, जिसे हम गिफिन वस्तु कहते हैं। सर गिफिन ने जिन वस्तुओं को गिनाया था या जिन वस्तुओं के उन्होंने दिया था उन्हें हम उनके नाम के आधार पर गिफिन वस्तु कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में ऋणात्मक जो आय प्रभाव होता है वो घनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए ये इस प्रकार का हो जाता है। इसमें हम देखें कि PCC जो 1 है कीमत उपभोग वक्र वो ऋणात्मक ढाल, PCC2 कीमत उपभोग वक्र क्षैतिज ढाल का है, PCC3 जो है कीमत उपभोग वक्र वो लंबवत ढाल का है और PCC4 कीमत उपभोग वक्र पीछे की ओर ढाल वाला है। तो PCC कीमत उपभोग वक्र घनात्मक ढाल PCC के आधार पर X वस्तु के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं होता। इसमें X श्रेष्ठ या निकृष्ट दोनों प्रकार की वस्तुएं हो सकती है। अब ये इस प्रकार से है कि PCC वक्र के ढाल कई प्रकार के हो सकते हैं या PCC वक्र की आकृति कई प्रकार की हो सकती है। वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि X वस्तु सामान्य वस्तु है, X वस्तु घटिया वस्तु है या X वस्तु गिफिन वस्तु है। तो वस्तुओं की जो प्रकृति है उसके आधार पर PCC की आकृति निर्भर करती है। अब जो ये कीमत उपभोग वक्र है, इसका ढाल वस्तु की श्रेणी का केवल हमें ज्ञान नहीं कराता है, बल्कि कीमत उपभोग वक्र की आकृति को देखकर हम वस्तु की मांग की लोच का भी पता चला सकते हैं, है ना। तो वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है, हमें ये उनके द्वारा पता चल जाता है। तो अगर हम इसके आगे वाले रेखा चित्र को देखें, इसमें मैंने 3 रेखा चित्र लिए हैं, A, B और C। जो A रेखा चित्र है वो X की मांग की लोच इकाई के बराबर बताता है। इसमें जो PCC वक्र होगा वो X अक्ष के समानांतर होगा या क्षैतिज होगा।
जब पीसीसी एक्स अक्ष के समानांतर हो अथवा इसका ढाल क्षैतिज रेखा के रूप में हो या ढाल इसका शून्य हो, क्षैतिज रेखा यानी एक्स के समानांतर है, यहाँ देखिए पीसीसी y1 से शुरू होता है और एक सीधी रेखा के रूप में है, तो एक्स वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसा कि इस ए रेखा चित्र में आपको देखने को मिलेगा कि कीमत के px1 से घट करके px2 हो जाती है तो भी ay1 पर वह स्थिर बना रहता है। इसमें हमने एक तरफ यहाँ द्रव्य लिया है, द्रव्य का मतलब है मुद्रा की मात्रा, और इधर लिए हमने वस्तु x, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु की जो कीमत है चाहे वो परिवर्तित हो जाए, है ना। कीमत देखिए नीचे लिख रखा है ax px1 और px2, ये दो कीमतें हैं। जब कीमत चेंज होगी तो बजट रेखा या कीमत रेखा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो अगर पहले वो px1 पर था और x वस्तु की कीमत घटती है तो नई कीमत रेखा px2 पर आ जाएगा। px2 पर आने पर वो m से n बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा तो बढ़ेगी, q से q1 हो जाएगी, लेकिन जो मुद्रा की राशि है, जो खर्च करने योग्य राशि है, वो ay1 के बराबर ही रहेगी, यानी उसका खर्च योग्य वह स्थिर रहता है। और मांग की लोच में ये होता है कि जब वस्तु की कीमत घटे या बढ़े, जब उसका खर्च करने का जो व्यय है वो अगर स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो एक्स पर कुल व्यय समान बने रहना है। तो मार्शल के अनुसार जब कीमत घटती या बढ़ती है पर कुल व्यय समान रहता है तो उस वस्तु पर मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। फिर अब बी रेखा चित्र को देखिए। जब कीमत उपभोग वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए पीसीसी एम बिंदु फिर एन बिंदु, तो जब एम और एन बिंदु को हम मिलाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ हमें मिलेगा। और धनात्मक ढाल है तो वह एक्स वस्तु की मांग बेलोचदार को बताता है कि यहाँ वस्तु की मांग कैसी है, बेलोचदार है, यानी इकाई से कम है। तो x की कीमत यहाँ px1 से घटकर px2 हो जाती है तो x पर खर्च किया जाने वाला व्यय भी, अब देखिए यहाँ पर ay1 से घटकर के ay2 हो जाता है। पहले ay1 था खर्च, और जैसे ही कीमत घटकर के px2 हुई तो उसका खर्च भी घटकर के ay2 हो जाता है। तो कीमत में कमी हो जाने पर कुल व्यय में भी कमी हो जाती है, तो और कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार या इकाई से कम लेस देन 1 मानी जाती है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में जब कीमत उपभोग वक्र का ढाल ऋणात्मक हो, अर्थात कीमत उपभोग वक्र ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ हो, तो एक्स वस्तु की मांग लोचदार होगी, है ना। जैसा कि इस रेखा चित्र सी में देखिए आप, जब एक्स की कीमत घट करके px1 से px2 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु पर जो कुल खर्च है वो ay1 से बढ़ करके ay2 हो जाता है। अब यहाँ पर खर्च बढ़ गया है। तो जब कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में कमी तथा कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में वृद्धि होती है तो एक्स वस्तु को लोचदार मांग माना जाता है, या उस वस्तु की मांग की लोच लोचदार मानी है। तो इस प्रकार से देखा हमने कि जब कीमत घटने या बढ़ने में कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है ना। जब कीमत घटने पर कुल व्यय भी घट जाए और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ जाए तो मांग की लोच बेलोच होती है। और जब कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए तो मांग की लोच लोचदार होती है, जैसा कि सी रेखा चित्र में है। और तो पीसीसी वक्र की आकृति हमें बताती है कि वस्तु की मांग की लोच किस प्रकार की है। अगर किसी वस्तु का पीसीसी वक्र क्षैतिज है तो इसका मतलब इकाई के लोचदार मांग है। अगर किसी का पीसीसी वक्र नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है तो बेलोच मांग है, और पीसीसी वक्र ऊपर से नीचे की तरफ ऋणात्मक ढाल वाला है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच लोचदार मानी जाएगी। तो पीसीसी वक्र की आकृति हमें इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है बतलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपभोक्ता की आमदनी और एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, किसी दोनों में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसका उपभोक्ता द्वारा ली जाने वाली वस्तु की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे हम कीमत प्रभाव के अंतर्गत लेते हैं। और कीमत प्रभाव के अंतर्गत पीसीसी कीमत उपभोग वक्र जो होता है वो वस्तुओं की प्रकृति को बताता है कि वस्तु सामान्य है, वस्तु घटिया है या वस्तु गिफिन वस्तु है। इसके साथ ही वो मांग की लोच को भी बताता है कि वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से ज़्यादा है।
तो इस प्रकार से आज हमने कीमत प्रभाव का अध्ययन किया है।